हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक समाज शास्त्र का परिचय। देखिए, इसी क्रम में आज हमारा यहाँ पर अध्याय 3 है। यहाँ पर हम सामाजिक संस्थाओं को समझना यानी हम जानेंगे कि सामाजिक संस्थाएं हैं वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं और हमारा उनसे किस प्रकार से संबंध स्थापित है। तो इस अध्याय में हम वही सब चीज़ें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात करें हम आज के अध्याय की, तो जैसा कि आपको नाम से ही यहाँ पे पता चल गया होगा, सामाजिक संस्थाओं को समझना। हमने प्रीवियस जो चैप्टर पढ़े थे उन चैप्टर में ये बात तो देखी थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते उसकी जो अंत्यक्रिया है वो लगातार समाज से चलती रहती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है और आप ये पढ़ भी चुके हैं। यानी कि हमारी स्थिति क्या होगी, यानी परिस्थिति हमारी क्या होगी, हमारी भूमिकाएं क्या होंगी, ये हम चाहते या ना चाहते हुए भी समाज हम पर थोप देता है। सपोज दैट, यानी मान लीजिए एक लड़की का विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद वो पत्नी बनेगी या माँ बनेगी या और भी मतलब भूमिकाएं निभाएगी। तो वो लड़की कोई नहीं चाहती, यानी आप में सब देखा होगा, हम लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं, नहीं भाई शादी नहीं करनी है या फिर अपना जीवन अपने जैसे अपनी तरीके से जीना है। लेकिन क्या है, समाज के दबाव में हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही है कि परिस्थिति और जो भूमिकाएं हैं ये हम इनका चुनाव करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। ये बात आपने पढ़ी भी है, समझी भी है पिछले अध्याय में। वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि समाज में आप देखते हैं सामाजिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए आप समाज में प्रतिबंध, नियंत्रित, दंड, पुरस्कार, ये सब चीज़ें देखते हैं। कुछ सामाजिक संस्थाएं ये भी होती हैं जो समाज में प्रतिबंध लगाती हैं, नियंत्रित भी करती हैं, दंडित भी करती हैं। इन समाज में कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है तो दंडित किया जाता है, कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक संस्थाएं में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक राज्य की तरह विशाल संस्था भी हो सकती है। राज्य के संदर्भ में या क्या है, यानी एक देश के संदर्भ में अगर आप रह रहे हैं तो देश में संविधान जो है क्या है आपका, ये संविधान इसी तरह का कार्य कर रहा है। संविधान आपको बता रहा है क्या उचित है, क्या अनुचित है, कौन से कार्य जो हैं वो देश के संविधान के हित में हैं, कौन से कार्य जो हैं वो देश के संविधान के अपोजिट हैं। तो यहाँ पर राज्य है और वहीं राज्य जो है, यानी राज्य से मतलब देश, ये बृहत स्तर पर आता है। वहीं परिवार जो है एक लघु हो सकता है, यानी सामाजिक संस्था के रूप में परिवार क्या है, एक लघु इकाई है। यानी परिवार में आपने देखा होगा कि हम में से कोई भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि भाई आपने ये काम किया, आपका परिवार का नाम खराब होगा, या आपने ये काम बेटर किया तो आपके परिवार का नाम रोशन होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार या फिर हमारा राज्य है, राज्य से अभिप्राय यहाँ पर देश के कानून से है, ये हमारे ऊपर नियंत्रण लगाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, दंडित करते हैं, पुरस्कृत भी करते हैं हमें। तो यहाँ पर ये दोनों तरह की संस्थाएं आपने देख ली, यानी कि यहाँ पर बृहत लेवल पर यहाँ पर राज्य भी हो सकता है और लघु लेवल पर आपका परिवार हो सकता है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है। आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में से नोट कर लिया था। तो यहाँ पर हम यही सब चीज़ें देखेंगे। आपकी कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जिनमें आपका परिवार, विवाह, ये सब चीज़ें आपकी जो है सामाजिक संस्थाएं हैं। परिवार, विवाह, नातेदारी, राजनीति, अर्थव्यवस्था, धर्म, शिक्षा, ये सब चीज़ें आपकी जो है सामाजिक संस्थाएं हैं और ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को लगातार प्रभावित करती हैं। तो हम इस अध्याय में इन सब संस्थाओं के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। अब संस्था होती क्या है, यानी जिसे इंस्टीट्यूशन हम कहते हैं अंग्रेजी में, ये होती क्या है। संस्था वास्तव में उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार चलती है, यानी जिसको हमने या तो स्थापित किया है। अब जैसे परिवार है, परिवार ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें कुछ सामाजिक मूल्य नहीं होंगे या नैतिक मूल्य नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। माता पिता हैं तो माता पिता तो हैं ही हैं, तो माता पिता के दायरे से कुछ ना कुछ तो अपना कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर वही चीज़ कही गई है कि स्थापित या कम से कम कानून हो। कम से कम का मतलब क्या है, यानी एटलीस्ट कोई तो कानून होगा। माता पिता जो है उनका दायित्व यही बनता है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नैतिक शिक्षा दें, उनको आगे लेकर जाएं, उनको किसी भी नकारात्मक प्रवृत्ति को उन्मुख ना होने दें। तो ये कहीं ना कहीं ये स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा के द्वारा जो स्वीकृत नियम है इनके अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, तो ये संस्था कहा जाता है। यानी संस्था उसे कहा जाता है जो स्थापित या कम से कम कानून या प्रथा द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करती है। आप इसे नोट कर लेना। तो संस्थाओं के बारे में आपने जाना है कि संस्थाएं जो होती हैं लोगों को प्रतिबंधित भी करती हैं और अवसर भी प्रदान करती हैं। यानी हर बार ये नहीं है कि प्रतिबंधित भी करती हों, अवसर भी प्रदान करती हैं। यानी आपने देखा होगा आपका परिवार, आपके देश, आपका समुदाय आपको प्रेरित भी करता है कि देखिए आप हमारे अगर घर से अगर ये काम कर जाएंगे, मान लीजिए आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर जाएंगे तो हमारे पूरे परिवार का नाम होगा।
तो इसके लिए आपको क्या करते हैं वो लोग, आपको जो विभिन्न तरह से आपको जो कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं या फिर बेटर से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए आपको जो धन वगैरह देते हैं, आर्थिक सहायता देते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं। तो ये कहाँ आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं हम पर प्रतिबंध भी लगाते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये अवसर भी प्रदान करते हैं। यहाँ पर आप इसे नोट कर लेना कि सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं, सामाजिक व्यक्तियों पर संस्थाएं जो प्रतिबंध लगाती हैं और ये व्यक्तियों को अवसर भी प्रदान करती हैं। कई बार क्या होता है कि सामाजिक संस्थाओं को हम एक लक्ष्य के रूप में भी देखते हैं। लक्ष्य के रूप में तब देखते हैं जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, वो अपने परिवार को संदर्भित करे, वो ये कहे कि नहीं हम जो कर रहे हैं उससे हमारा परिवार का लालन पालन हो रहा है, परिवार का जो भरण पोषण हो रहा है और कहीं ना कहीं परिवार का गौरव ऊंचा हो रहा है। तो ये जैसे कहते नहीं लोग कि लोगों द्वारा परिवार धर्म राज्य के लिए बलिदान देने की जो बातें होती हैं वो एक लक्ष्य के रूप में देख रहे हैं, यानी इन संस्थाओं को लोग एक लक्ष्य के रूप में देख रहे हैं। लोगों का मानना ये है कि भाई कहीं ना कहीं अगर हम लाभ या हानि की स्थिति में होंगे तो इन लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, यानी मान लीजिए आप एक परिवार से ही, हम सबसे पहले देखिए सबसे छोटी इकाई हमारी सामाजिक संस्थाओं के रूप में परिवार ही होती है। प्रारंभिक इकाई भी हमारे जीवन की वहीं से स्टार्ट होती है, ये बात आपने प्रीवियस चैप्टर में देखी हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं, अगर मान लीजिए आप कुछ नकारात्मक कार्य कर रहे हैं या आप किसी गलत प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो गए हैं तो कहीं ना कहीं आपको आपके परिवार को भी उसका दंश झेलना पड़ेगा, आपके परिवार पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपने माइंड में इस चीज़ स्थापित करते हुए लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई हम जो करेंगे वो हमारे परिवार को भी झेलना पड़ेगा। तो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि हमें बेटर बनना है, आगे बढ़ना है, ताकि हमारे परिवार का भी नाम रोशन हो सके। तो कहीं ना कहीं इसे लक्ष्य के रूप में भी देखा जाता है संस्थाओं को। ये बात आपने यहाँ पर लिख ली है पहले के सब पॉइंट में। अब लगातार वही सब चीज़ें हैं, विचारधाराएं जो आपने प्रीवियस चैप्टर में देखी और यहाँ पर भी वही हैं। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे प्रकार्यवादी और जो संघर्षवादी यानी कार्ल मार्क्स वाली विचारधारा वाले व्यक्ति हैं, इनके मामले में इन दोनों लोगों का अपनी अपनी समझ है संस्थाओं को लेकर। प्रकार्यवादी तो कह रहे हैं कि हाँ होना चाहिए, प्रकार्यवादी का मानना यही है कि सामाजिक संस्थाएं नहीं होंगी तो सामाजिक मूल्य कैसे बचेंगे, सामाजिक मूल्यों को स्थापित कौन करेगा। यानी कि लोग बिल्कुल जो है कहा जाए बिल्कुल अपना खुली छूट में हो जाएंगे, लोग किसी को नहीं मानेंगे। तो सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए प्रकार्यवादियों के अकॉर्डिंग। संघर्षवादी इस तरह से देखते हैं, संघर्षवादियों का मानना यह है कि सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं न्याय नहीं करती हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बिल्कुल दरकिनार कर देती हैं। यहाँ पर जो प्रभुत्वशाली व्यक्ति होते हैं वो अपनी राय थोपते हैं। संघर्षवादियों का मानना यह है कि यहाँ पर क्या होता है कि सामाजिक संस्थाओं में कुछ प्रभुत्वशाली वर्चस्वशाली लोग होते हैं, वो अपना यहाँ पर रुतबा झाड़ते हैं और बाद बाकी लोगों को उस रुतबे को मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो संघर्षवादी इस तरह से देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों के ही विचार हैं, दोनों के विचारों को देखिए। हमें यहाँ पर पूरी आपकी किताब में प्रकार्यवादी संघर्षवादी बार बार शब्द आएगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो प्रीवियस वीडियो अच्छे से देख लें। तो प्रकार्यवादी ये मानते हैं, यहाँ प्रकार्यवादी दृष्टि में सामाजिक संस्थाओं को ये क्या मानते हैं, देखिए अगला पॉइंट आएगा। ये प्रकार्यवादी जो हैं ये सामाजिक संस्थाओं को सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों के रूप में देखते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। यानी प्रकार्यवादियों का मानना यह है कि सामाजिक संस्थाएं होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक मानकों को स्थापित करने के लिए, किसी के आस्था या बिलीफ जिसे बोलते हैं, मूल्य बनाने के लिए कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो ये होना चाहिए समाज में। सामाजिक यानी एक समाज की गति बनाए रखने के लिए, एक समाज का नियंत्रण बनाए रखने के लिए सामाजिक संस्थाओं का होना यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है। ये प्रकार्यवादी ये मानते हैं। वहीं यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं के बारे में। औपचारिक सामाजिक संस्था आप जानते होंगे, आपका परिवार और धर्म जो है ये अनौपचारिक में आ जाएंगे। वहीं आपका कानून है यानी कि आप लॉ है, जैसे आपका संविधान हुआ, शिक्षा हुई, ये औपचारिक सामाजिक संस्थाओं में आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर नोट करके लिख लेना। वैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में ये बात लिख ली है, नोट करके आप लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी जो हैं नोट्स भी बना रहे हैं। समाजशास्त्र का उनका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कुछ लोग नोट्स भी बना रहे हैं, तो आप इन्हें ये लिख लेना। ठीक है, आपका परिवार और धर्म जो है वो अनौपचारिक में आ जाएगा और वहीं कानून और शिक्षा जो है ये औपचारिक सामाजिक संस्थाओं में आ जाएंगे। अब बात करते हैं संघर्षवादी दृष्टिकोण। तो संघर्षवादी दृष्टिकोण का वही मानना है, ये हर चीज में कहीं ना कहीं विरोध देखते हैं। यानी कि संघर्षवाद का मतलब यही है, कहीं भी संघर्षवाद का जिक्र हो जाए तो वहां समझ लेना कि वो हर चीज में कुछ ना कुछ विरोध देखते हैं और उनका विरोध देखना भी कहीं ना कहीं तक जायज भी है। आपने देखा होगा, घरों में भी आपने महसूस किया होगा या समाज में भी महसूस किया होगा, कुछ वर्चस्वशाली लोग होते हैं, वास्तव में होते हैं, जो कि अपने आगे किसी दूसरे की नहीं चलने देते हैं। ऐसा होता है, हम लोगों के घरों में भी होता है, बाहर समाज में भी होता है। यानी कि आपके परिवारी जनों में ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आगे किसी की नहीं मानते हैं कि नहीं हम ही सही हैं, चाहे वो बेशक बिल्कुल गलत हों। अब मजबूरी में हमें उनकी जो है एक सामाजिक दायरे में बंधे होने की वजह से हमें उनकी बात स्वीकार करनी पड़ती है, माननी पड़ती है। तो यहाँ पर
वही बात संघर्षवादियों ने कही है। संघर्षवादी यहाँ पर कहते हैं कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान यहाँ पर समान नहीं है। इनका मानना यहाँ पर साफ साफ ये है संघर्षवादियों का मानना यही है कि समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान एक समान नहीं है। सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे वे पारिवारिक हों, धार्मिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक, कानूनी या शैक्षणिक हों, यहाँ पर समाज के जो प्रभावशाली अनुभाग हैं, यानी समाज के प्रभावशाली जो वर्चस्वशाली वर्ग हैं, जिनमें जाति आधारित, जनजाति या लिंग आधारित हैं, ये इनके हितों में संचालित होती हैं। यानी ये साफ साफ बात कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्चस्वशाली लोग हैं वो अपना यहाँ पर वर्चस्व जमा लेते हैं और वो जो कहते हैं वही बात बाकी लोगों को मानना होता है। तो ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। ये संघर्षवादी दृष्टि में समाज में सभी व्यक्तियों का स्थान समान नहीं है। यहाँ सब पॉइंट करके से यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा लिख लेना। पूरा ये मतलब इनकी जो है परिभाषा ही है। यानी आप ये ना सोचें कि ये सर पूरा ऐसा लिखवा दे रहे हैं, नहीं, ये परिभाषा ही है इनकी। और ये बात एक ही लाइन में पूरी जो आपकी परिभाषा जो है सारे आपके डाउट यहाँ पर क्लियर कर देगी। तो ये बात हकीकत भी है। आपने देखा भी होगा आपके समाज में, परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आगे आप कुछ कह ही नहीं पाते हैं। यानी आप चाहे बेशक सही हो, लेकिन आपको उनका मान सम्मान रखना पड़ता है, उनकी इज्जत को सोचना पड़ता है, और इस वजह से आप गलत को भी सही बोल देते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये बताया वे यह भी बताए गए हैं यहाँ पर, यह भी सुनिश्चित करती हैं कि शासक वर्ग के विचार ही समाज को विचार बन जाए। यानी कि कहने का मतलब क्या, शासक वर्ग से अभिप्राय क्या है, उनके जो विचार हैं वही विचार आप भी अपना लें, वो इस तरह से बाध्य भी करते हैं। तो आप यहाँ पर अब आगे देखेंगे सामाजिक संस्थाएं आपके जीवन को कैसे नियंत्रित करती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं। तो इनमें हम पहली संस्था आपकी जो देखेंगे वो आपकी परिवार, विवाह और नातेदारी वाली संस्था है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो आप अगली हेडिंग यहाँ पर डाल देंगे परिवार, विवाह और नातेदारी, ठीक है। देखिए इसके अंदर तमाम आपकी सब हेडिंगें भी चलेंगी, तो सब हेडिंगों को भी आप यहाँ पर इसी के अंदर लिखना है आपको। अब बात कर लेते हैं परिवार की। देखिए परिवार जितनी नैसर्गिक का मतलब होता है नेचुरल, प्राकृतिक, यहाँ पर और कोई संस्था आपको दिखाई नहीं देती है। यानी कि परिवार बहुत ही नेचुरल संस्था है और लगभग आपके जितने भी विश्व भर में समुदाय हैं, जितने भी आपके और भी यहाँ पर आपके समाज हैं, सभी समाजों में कॉमन रूप से ये परिवार आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, परिवार और आपका विवाह जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी कोई भी समाज हो, अमेरिका का समाज हो, भारतीय समाज हो, कहीं का भी समाज उठा लीजिए, परिवार तो होगा ही होगा भाई। आप कहीं से तो जन्म लेंगे ही लेंगे, परिवार तो होगा, माता पिता होंगे, विवाह भी करेंगे। यानी कि आप बड़े होने के बाद ऐसा थोड़ी ना कि विवाह नहीं करेंगे, आप संतान और उत्पत्ति भी करेंगे, संतान भी आप उत्पन्न करेंगे। तो कहीं ना कहीं परिवार, विवाह ये तो नेचुरल चीज़ें हैं और ये कहीं ना कहीं आपके हर समाज में देखने को मिल जाती हैं। जरूरी नहीं ये भारतीय समाज में ही हो, हर समाज में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रकारवादी दृष्टि में यहाँ पर समाज का क्या रोल है, परिवार का क्या रोल है, वही हम यहाँ पर जानेंगे। यानी प्रकारवादी परिवार को कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस तरह से समझ रहे हैं, उनके बारे में पहले जानेंगे। देखिए प्रकारवादी यहाँ पर ये इनका मानना ये है कि परिवार को एक सामाजिक की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं ये उनकी पूर्ति करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता करते हैं। यानी प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार क्या है, परिवार जो है वो समाज की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, यानी रोटी कपड़ा मकान इनकी पूर्ति कर रहा है और सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में सहायता भी कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा आपका जन्म जब हुआ, आप जो है आप शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आए, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आए, अब युवावस्था में है। तो आप देख रहे होंगे जो शुरुआत में आपके जो नैतिक मूल्य आपके अंदर उपजाए गए हैं, नैतिक मूल्यों को आपके अंदर बोया गया है, उन्हें बोने में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रोल आपके परिवार वालों का रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार की जो सामाजिक व्यवस्था है इसको स्थायी बनाने में ये सहायता भी करता है परिवार। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट आप लिख लेना कि प्रकारवादियों के अनुसार परिवार समाज की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को स्थायी बनाने में ये सहायता करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना। अब यहाँ पर प्रकारवादियों ने एक तर्क अपना ये रखा है, इनका तर्क, ये जो तर्क दिया है इन्होंने ये औद्योगिक समाज को देखते हुए दिया है। यहाँ पर इनका मानना ये है कि प्रकारवादियों का कि मान लीजिए जो महिलाएं हैं अगर वो घर की देखभाल करें, यानी महिलाएं जो हैं अपना घर चलाएं और पुरुष जो हैं परिवार की जीविका चलाएं, तो ये आधुनिक औद्योगिक समाज में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन करते हैं। श्रेष्ठ का मतलब क्या है कि जो आपका औद्योगिक समाज है यहाँ पर ये बहुत अच्छा रिजल्ट ये देंगे। यानी ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर कहा गया है कि भाई अगर महिलाएं जो घर का काम संभाल लें, बाल बच्चे, खाना पीना, जो भी उनका घर का काम है वो संभाल लें, तो पति उनके जो है, हस्बैंड जो है वो बाहर का जो है काम है वो संभाल लेंगे, तो कहीं ना कहीं औद्योगिक समाज में ये अच्छा कार्य निष्पादन करेंगे। इनका मानना है, ये प्रकारवादियों का मानना है। लेकिन भारत के संदर्भ में कुछ अध्ययन भी किए गए हैं। अब यहाँ पर
इस वाले टॉपिक को समझाने से पहले मुझे एक लाइन आपको क्लियर करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपने फैमिली के बारे में सुना होगा, परिवार कितने तरह के होते हैं ये भी आप जान लीजिए। फैमिली आपकी दो तरह की होती हैं, यानी आपके परिवार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देखिए थोड़ा मेरा राइटिंग पैड साइड में रखा हुआ है, तो यहाँ पर परिवार एक होता है आपका जॉइंट फैमिली, ठीक है, जॉइंट फैमिली, जॉइंट का मतलब जानते होंगे, और दूसरा होता है न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिली को हम यहाँ पर संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में आप जानते होंगे बाबा दादी, चाचा चाची, सारे रिलेशनशिप आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। न्यूक्लियर का मतलब होता है एकल परिवार, एकल परिवार या फिर इसे मूल परिवार भी कहते हैं, एकल परिवार या फिर इसे मूल परिवार भी कहते हैं। अब यहाँ पर मूल परिवार की संकल्पना में यह जाता है, जैसे आपने सुना होगा, स्लोगन पढ़ा होगा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, आपने लिखा देखा होगा। जो आपकी जो परिवार नियोजन वाला जो स्लोगन है वो यही स्लोगन है कि हम दो हमारे दो। तो यहाँ पर ये जो हम दो हमारे दो वाला जो परिवार है ये एक तरह से एकल परिवार बोला जाएगा या फिर मूल परिवार बोला जाएगा, क्योंकि इसमें बाद बाकी जो रिलेशनशिप है आपको बाबा दादी वगैरह ये सब देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब प्रकार्यवादी जो यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं ऊपर, प्रकार्यवादी आपके न्यूक्लियर फैमिली की व्याख्या कर रहे हैं। यानी प्रकार्यवादी दृष्टिकोण में ये माना गया है कि एक परिवार में 4 व्यक्ति हैं, 4 में आपके पति पत्नी, 2 बच्चे हैं, तो वहाँ पे पति जो कमाने जा रहा है, महिला है यानी पत्नी है वो घर का काम संभाल ले रही है, तो जो है पति है यानी उसका जो पति है वो औद्योगिक समाज में अच्छा खासा प्रोडक्शन कर पाएगा, निष्पादन बेटर कर पाएगा। वहीं भारत में कुछ अध्ययन किए गए हैं, भारत में संदर्भ में कुछ अध्ययन किए गए हैं। तो यहाँ पर अध्ययन में एक सिंह जो हैं समाजशास्त्री हैं, इन्होंने एक अध्ययन किया है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमानों में परिवार को मूल होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि भारत के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने डॉक्टर सिंह ने यहाँ पर अध्ययन किया और इन्होंने बताया है कि भाई जरूरी नहीं है कि जो औद्योगिक समाज है इसमें परिवार न्यूक्लियर हो जाए यानी एकल हो जाए। यानी जरूरी नहीं है कि हम अगर आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें और आधुनिक अर्थव्यवस्था में हम ये जरूरी नहीं है अपने माता पिता से अलग होकर अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहें, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे भारत में स्थिति बताई गई है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो परिवार हैं वो आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार हमारे यहाँ बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसे नोट करके आप लिख लेना। देखिए ये सब चीज़ें आपको लिखने पड़ेंगे, कथन क्या हर चीज़ आपके भारत के समाज के संदर्भ में सही है या सटीक है या नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका के समाज के बारे में, आपके वेस्टर्न समाज के बारे में अवधारणा है। अब भारतीय अवधारणा क्या कह रही है, तो आपको इसके डॉक्टर सिंह का ये बताना पड़ेगा कि भारत में जो अध्ययन किया गया है ये सुझाव देते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो औद्योगिक प्रतिमान है, यानी आपका जो औद्योगिक मॉडल वाला जो आप देख रहे हैं आप अर्थव्यवस्था का, इसमें परिवारों को मूल होने की आवश्यकता नहीं है, यानी इसमें एकल होने की जरूरत नहीं है। संयुक्त परिवार होंगे तो भी लोग यहाँ पर अर्थव्यवस्था के औद्योगिक प्रतिमान में बेटर निष्पादन कर पाएंगे, इनका मानना ये है। ठीक है, ये आप नोट करके आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर प्रकार्यवादियों के अनुसार बताया गया, प्रकार्यवादी बार बार जो परिवार को देखते हैं, मूल परिवार को, यानी जिसे हम एकल परिवार कहते हैं, मूल परिवार को सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जाता है। यानी कि यहाँ साफ साफ तरीके से जो प्रकार्यवादी हैं इनका मानना ये है कि एकल परिवार होगा तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, ज़्यादा झंझटें नहीं होंगी, कम सामाजिक बंधन होंगे। यानी कि सामाजिक बंधन कम होने का मतलब क्या है, जो डिसीजन लेने होंगे उन्हें 2 ही व्यक्तियों को डिसीजन लेने होंगे, पति पत्नी को, तीसरा व्यक्ति को इंटरफियर करने वाला है नहीं यहाँ पर। अब संयुक्त परिवार में प्रकार्यवादी ऐसे देखते हैं, संयुक्त परिवार में क्या है, आपको घर के बुजुर्गों से भी सलाह लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है बुजुर्गों से सलाह लेनी पड़ेगी, घर में और व्यक्ति उनको भी देखना पड़ेगा। अब सपोज दैट एक अगर हम प्रकार्यवादी नजरिए से ही एक एग्जाम्पल ले लें कि यहाँ पर पति पत्नी है और यहाँ पर पति मान लो फुल टाइम जॉब कर रहा है और पत्नी जो है पार्ट टाइम जॉब कर रही है, तो भी मैनेज कर लेंगे ये लोग। लेकिन अगर संयुक्त परिवार में, संयुक्त परिवार में तो इन्हें देखना पड़ेगा कि भाई बड़ा परिवार है तो कहीं ना कहीं पुरुष तो यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे लेकिन महिलाएं यहाँ पर घर में ही अटकी रह जाएंगी, ये भी देखने को मिलता है हमें। तो ये प्रकार्यवादी बार बार जो है इसे सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में इस मूल परिवार को देख रहे हैं, यानी कि एकल परिवार को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये मूल शब्द जो बार बार आ रहा है, कंफ्यूज मत होना, इसका अर्थ न्यूक्लियर है, जिसे हम एकल परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। आप गूगल पे टाइप करना जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, पता चल जाएगा आपको। तो ये लिख लेना, ये मैं बार बार इसलिए जोर देकर कह रहा हूं कि कहीं आप लास्ट में भूल ना जाइए कि मूल परिवार क्या है। मूल परिवार का मतलब जो होता है हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मूल परिवार का कॉन्सेप्ट है, यानी एकल परिवार का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और व्यवहार में भी बताई गई हैं। यहाँ पर जैसे बताया गया है, जैसे व्यवहारिक रूप से मूल परिवार में जो भूमिकाओं के विशिष्टीकरण में पति को यहाँ पर किसके रूप में देखा जा रहा है, जीविका चलाने वाले यानी आजीविका चलाने वाले सहायक के रूप में देखा जा रहा है। और वहीं पत्नी की यहाँ पर जो घरेलू संरचना में एक प्रभावशाली भावनात्मक भूमिका है, यानी कि पति जो है अगर इस आपके
मूल परिवार की बात कर लें तो यहाँ पर पति की जो भूमिका है वो वास्तव में आजीविका चलाने वाले सहायक के रूप में, एक सहायक के रूप में पति यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहा है। पत्नी वहीं यहाँ पर अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा रही है घरेलू संरचना में, क्योंकि पूरा घर वो मैनेज कर रही है, पूरे घर का जो है देखभाल वही कर रही है। तो यहाँ पर आप इसे सब पॉइंट के रूप में आप लिख लेना। देखिए सेकंड का ये सब पॉइंट बनेगा, इसे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना। ये गिडिंग्स का कहना है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये कथन जो है प्रकारवादियों वाला जो दृष्टिकोण है हर जगह सही नहीं है। आपके सामने आपके वर्तमान समय में भी आपके बहुत सारे ऐसे कहानी किस्से या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर ये दर्शाते हैं कि महिलाएं भी काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं है महिलाएं जो है घरेलू कामों तक ही सीमित हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्तमान समाज में, यानी इतिहास और अनेक संस्कृतियों में अध्ययन में आपने देखा है, जैसे आपके तमाम तरह के उद्योग हैं, वस्त्र निर्यात उद्योग है, अन्य बहुत सारे उद्योग हैं, तो यहाँ पर भी महिला श्रमिकों का एक बहुत बड़ा बल यहाँ पर कार्यरत है। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक ही सीमित हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्तमान समाज में जो आपकी इनका जो दृष्टिकोण है ये परिवर्तित हुआ है, यानी कहीं ना कहीं इसमें जो परिवर्तन हुआ है, महिलाएं आज जो है जरूरी नहीं है घर के भीतर ही हैं, घर के बाहर भी काम कर रही हैं। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी बताई गई हैं, जैसे महिला प्रधान घर के बारे में बताया गया है। आपने अक्सर सुना होगा, और ये बात जब हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी आई थी कि जब भी किसानों की बात होती है, फार्मर्स की बात होती है, तो हम पुरुष किसानों की बात करते हैं लेकिन महिला किसानों को भूल जाते हैं। जबकि भारत के संदर्भ में 83% आपकी जो है महिला किसान है। ये बात हमने पढ़ी थी। 83%, एक सर्वे के अनुसार देश में 83% महिला किसान है। लेकिन हम हर बार जब किसानों की बात करेंगे तो पुरुष किसान की बात करेंगे। अब होता क्या है, घर की जो पारिवारिक स्थितियां होती हैं कठिन होती हैं। कठिन होने के चलते क्या होता है, पुरुष जो होते हैं शहरों की तरफ चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो ऐसे में जो खेती का छोटा सा टुकड़ा भी है इनके पास, तो उसको देखभाल करना, उसकी जो है बुवाई कटाई करना, ये महिलाओं के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई। तो महिलाएं यहाँ पे हल भी चलाती हैं, खेती के कार्य भी करती हैं। तो यानी कि ये अपने परिवार की एकमात्र भरण पोषण करने वाली समय बन जाती हैं। तो ऐसे परिवारों को हम यहाँ पर महिला प्रधान घर कहते हैं। महिला प्रधान घर जरूरी नहीं है पति चले जाने के बाद हो, एक कंडीशन और भी है, जैसे यहाँ पर विधवापन है, यानी किसी औरत का पति मर गया है, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार जो है वो यहाँ पर आपके महिला प्रधान घर बन जाएगा। यहाँ पर जैसे आपका एक एग्जाम्पल और दिया गया है, और ये नोट करने लायक है एग्जाम्पल। आपके यहाँ देश में कुछ जनजातियां हैं जहाँ पर आज भी महिला प्रधान समुदाय का ही बोलबाला है। जैसे दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में आपके और उत्तरी आंध्र प्रदेश में जो कोलम जनजाति है, इस समुदाय में महिला प्रधान घर एक स्वीकृत मानक है। यहाँ पर जो महिला ही हैं वो ही घर की मुखिया होती हैं। महिला प्रधान घर यहाँ पर एक स्वीकृत मानक है इस कोलम जनजाति में। ये आप नोट करके आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अगली सब हेडिंग आपकी परिवार में ही है, परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि परिवार के जो स्वरूप हैं उनमें लगातार परिवर्तन कैसे आ रहा है, कैसे जो आपके परिवार हैं वो बदलते जा रहे हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आपने ऊपर ही यहाँ पर एक अवधारणा सुन ली है, जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली वाली जो संकल्पना थी वो आपके पाश्चात्य कल्चर में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पाश्चात्य कल्चर को उठा के देखेंगे तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। आपने अगर मूवी वगैरह आप देखते होंगे हॉलीवुड वाली, तो वहाँ पर आपने देखा होगा पति पत्नी सेपरेट रह रहे हैं, बच्चे सेपरेट रह रहे हैं, वहाँ पर जॉइंट फैमिली बहुत कम देखने को मिलेगी। जबकि भारतीय समाज में आज भी बहुत ज़्यादा आपकी जॉइंट फैमिली देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर पूरा बाबा दादी चाचा चाची पूरा परिवार संयुक्त रूप से रह रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मूल परिवार वाली अवधारणा है भारत में नहीं है, भारत में भी है। भारत में कुछ आपकी जनजातियां हैं, कुछ जातियां या वर्ग हैं जहाँ पर जो आपके एकल परिवार हैं ये विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि भारत में है ही नहीं है, भारत में भी है। तो यहाँ पर हम वही बहस देखेंगे, मूल परिवार और संयुक्त परिवार में बदलाव कैसे आ रहा है वो हम देखेंगे। भारत की अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति में यहाँ पर एक समाजशास्त्री हैं A.M. साहा। इन्होंने यहाँ पर भारत के बारे में यहाँ पर एक सर्वे किया है। भारत के बारे में यहाँ पर इन्होंने एक समाजशास्त्री दायरे से एक यहाँ पर कहा जाए आकलन किया है। तो एक सर्वे के बाद इन्हें पता चला है कि भाई यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर संयुक्त परिवार में निरंतर वृद्धि हुई है। समाजशास्त्री जो आपके A.M. साहा हैं इनका कथन यही है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो संयुक्त परिवार हैं इनमें वृद्धि हुई है। अब सोचने वाली बात ये, स्वतंत्रता के बाद हमने तो अपने यहाँ औद्योगिक ढांचे को बढ़ावा दिया है। औद्योगिक ढांचा बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ ऑब्वियस जो न्यूक्लियर फैमिली बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली लगातार बढ़ रही हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि ये इसका रीजन क्या है। इसका रीजन यह है, इसका मुख्य कारण ये था कि भारत में औसत आय में वृद्धि हो रही थी। और औसत आय में वृद्धि तभी हो सकती है जब घर पूरा खुशहाल हो, लोग खुशहाल हो, लोग समृद्ध तरीके से पूरा घर मिलजुल कर रह रहा हो। अब ये सी बात है, कोई टेंशन नहीं होगी, मिलजुल कर उनके दुख सुख सब लोग बांट लेंगे। तो इस आधार पर समाजशास्त्री A.M. साहा ने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवारों में वृद्धि हुई है। यहाँ पर बताया गया है जो पुरुषों की आय है,
पुरुषों की जो आयु है उसमें वृद्धि 90, 40, 50 में कितनी थी, यहाँ पर 32.5 वर्ष थी यहाँ पर औसत आयु। और वहीं 81-85 के दौरान इनकी जो आयु है वो बढ़कर कितनी हो गई, 55.4 वर्ष हो गई है। वहीं महिलाओं की जो आयु थी 1941-50 में वो 31.7 जो थी औसत आयु थी, और वहीं ये बढ़कर जो है आपकी 81-85 में 55.7 वर्ष हो गई थी। तो आप यहाँ पर इसे लिख लेना, इसी में सब पॉइंट करके अगला सब पॉइंट करके आप लिख लेना। यानी इन्होंने जो अध्ययन किया है ये औसत आयु में वृद्धि के बात किया है। इनका मानना यह है कि औसत आयु में जो आप वृद्धि देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुशहाली का संकेत है। यानी व्यक्ति अगर समृद्ध होगा, संपन्न होगा और खुशहाल होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी। और वहीं व्यक्ति जो है नकारात्मक तरीके से चिंतन में डूबा हुआ है, परेशान है, तो व्यक्ति क्या लंबे समय तक, दीर्घ काल तक जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अपने आप उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनका मानना यही है कि जो आपके यहाँ जो जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, औसत आयु में वृद्धि हो रही है, इस वृद्धि का कारण क्या है, आपके यहाँ संयुक्त परिवार बढ़ रहे हैं, ज्वाइंट फैमिली ज़्यादा बढ़ रही है। क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में आपने देखा होगा कोई दुख सुख होता है, हम सब लोग मिलकर उसे, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सारे के सारे लोग मिलकर उसे सॉल्व आउट करते हैं, किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, न्यूक्लियर फैमिली में अगर मान लीजिए पत्नी बीमार पड़ गई तो क्या होगा, पति का ऑफिस में सो जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, कोई और करने वाला नहीं है। वहीं संयुक्त परिवार में उठा के देखें, ज्वाइंट फैमिली उठा के देखें, कोई एक व्यक्ति अगर बीमार भी पड़ जाएगा तो वहाँ पर इतने सारे लोग हैं कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे तो भी वो घर का काम मैनेज हो जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में वैसा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इस आधार पर यहाँ पर बताया गया कि भारत में न्यूक्लियर फैमिली ना बढ़कर आपके औद्योगिक समाज में अभी भारत में ज्वाइंट फैमिली लगातार बढ़ी है। तो ये यहाँ पर मेरा कथन नहीं है, ये AM शाह का कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ परिवर्तन नहीं आ रहा, हमारे यहाँ परिवर्तन आ रहा है। हमारे यहाँ जो शहरी समाज है, शहरी समाज में आप देखेंगे संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं, यानी ये ग्रामीण स्तर पर आज भी कायम है, लेकिन शहरी समाज में आज भी हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। ये चीज़ें हमें भी देखने को मिल रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली सब हेडिंग आपकी, अगली सब हेडिंग नहीं, अब यहीं पर है। यहाँ पर आवास के नियम के बारे में बताया गया है। एक आवास का नियम होता है, इसके अनुसार आप देखेंगे कि कुछ परिवार जो होते हैं वो मातृस्थानिक हैं तो कुछ पितृस्थानिक हैं। यानी कि मातृस्थानिक का मतलब क्या है, जब लड़की अपने मायके में रहे, यानी कि उसका पति जो है घर जमाई बनकर रहे, एक साधारण शब्दों में कह सकते हैं, यानी कि घर जमाई बनना। एक सुना होगा मूवी वगैरह में शब्द कि हम तो घर जमाई बनेंगे। घर जमाई का मतलब क्या होता है कि हम अपनी पत्नी के घर पर ही रहेंगे, और वहाँ पर जब पत्नी के घर पर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पत्नी के माता पिता वहाँ होंगे, पत्नी की ही चलेगी। और पितृतंत्रात्मक में क्या है, लड़की अपना घर छोड़कर अपने पति के घर जाकर रहेगी, ये पितृतंत्रात्मक हो गया। तो आपके आवास के नियम के अनुसार दो तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे परिवार, मातृस्थानिक और पितृस्थानिक। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट आप लिख लेना, आवास के नियम के अनुसार कुछ समाज अपने विवाह और पारिवारिक प्रथाओं में मातृस्थानिक हैं और कुछ पितृस्थानिक हैं, ठीक है। यहाँ पर मातृस्थानिक कौन से हैं, मातृस्थानिक परिवार में नवदंपति जो है वो पत्नी के अभिभावकों के साथ रहते हैं, और दूसरी स्थिति में यहाँ पर नवदंपति क्या है, पति के अभिभावकों के साथ रहते हैं। तो पहली वाली स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जब पत्नी अपने माता पिता के साथ रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं दमदार तो रहेगी। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप, कहने का मतलब यही है पत्नी की चलेगी वहाँ। तो फिर जब आप घर जमाई बनकर रहेंगे तो वहाँ पत्नी की चलेगी, पत्नी की ही माननी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि यहाँ पर मातृतंत्रात्मक परिवारों में निर्णय लेने की जो भूमिका है वो खास करके महिलाओं की होती है, और पितृतंत्रात्मक में खास करके पुरुषों की होती है। ये बात हम ऑब्वियसली जानते हैं, लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, केवल आप लिख लीजिए आवास के नियम के अनुसार पारिवारिक प्रथाएं आपकी जो है वो कितने तरह की हैं, मातृस्थानिक हैं और पितृस्थानिक हैं। ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया है। अगली हेडिंग आप यहाँ पर है आपकी, परिवार अन्य सामाजिक क्षेत्रों और पारिवारिक परिवर्तनों से संबंधित होते हैं। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि कहीं ना कहीं परिवारों में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज को देखते हुए परिवर्तन आ रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर महसूस करेंगे। देखिए, जैसे मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमारा परिवार भी जो है समाज से जुड़ा हुआ है। बेशक परिवार अपने आप में एक छोटा सा समाज है, लेकिन परिवार भी कहीं ना कहीं बृहद समाज का एक हिस्सा है। तो जो भी समाज में घटित हो रहा हो, जो भी समाज में चल रहा हो, ये परिवार पर भी इसका असर पड़ता है। सपोज दैट एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ दिल्ली का, मैं दिल्ली का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दिल्ली में अगर आप देखेंगे जो शिक्षित वर्ग के लोग हैं या फिर ऐसे वर्ग के लोग हैं जो दिन रात फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा दिल्ली में एक रहन सहन का खर्चा जो है अच्छा खासा आता है, यानी कम तो आता नहीं है, अच्छा खासा दिल्ली में खर्च होता है। तो वहाँ पर आपने देखा होगा वो लोग अपने परिवार जो सीमित रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम अपने ज़्यादा बच्चे ना करें। मैं अगर दिल्ली की बात उठा के देखूं तो जहाँ तक मेरे जो नॉलेज में है, मेरे जितने मित्र हैं उनके एक बच्चा या फिर यानी मोस्टली सबके एक ही बच्चा मिलेगा, एक ही बच्चा है।
या फिर किसी किसी ने 2 बच्चे हैं, उनका कहना ये है कि भाई दिल्ली जैसे शहर में अच्छी पढ़ाई करवाना, अच्छे घर पर रहना, और फिर बच्चे इतने ज़्यादा हम कर लेंगे तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ग्रामीण स्तर पर लोग होते हैं वो बच्चे कर लेते हैं ज़्यादा, लेकिन शहरी स्तर पर लोग यही कोशिश करते हैं। एक तो शहर का खर्चा इतना ज़्यादा है और बच्चे लगातार इतने होंगे हमारे, तो उन्हें कैसे बेटर एजुकेशन दिलवा पाएंगे, इतनी सारी उनके ऊपर कहीं ना कहीं टेंशन आ जाती है। तो वहीं यहाँ पर भी हम देखेंगे कि समाज में जब भी मंदी या फिर आप देखेंगे मंदी का युग हो या फिर कुछ और भी यहाँ पर चीज़ें घटित हो रही हो, तो उसका असर आपके परिवार पर भी पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जर्मनी का दिया गया है। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था, आपको पता होगा बर्लिन की दीवार हटाने के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जर्मनी में प्रभाव प्रणाली में तेजी से गिरावट आ गई थी। गिरावट आने का मतलब क्या था, देखिए जो पुराना वाला जर्मनी था वहां पर कुछ सामाजिक कल्याण की योजनाएं दी गई थी, परिवारों को कुछ संरक्षण और कल्याण की योजनाएं चलाई गई थी। लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया तो परिवारों को जो कल्याण वाली योजनाएं थी वो बंद कर दी गई थी। तो लोगों को लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा है नहीं, ऊपर से पत्नी आ जाएगी, पत्नी आने के बाद बच्चे भी हो जाएंगे, तो उन्हें क्या खिलाएंगे। लोगों के मन में एक टेंशन था, एक डर था, तो लोगों ने शादियां ही नहीं की। तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्थिक असुरक्षा की जो भावना बढ़ी, इस वजह से लोगों ने विवाह करने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि समाज में कुछ भी घटित होता है, अच्छा बुरा, या फिर आप जिस समाज में बिलोंग कर रहे हैं, तो आपके पारिवारिक जीवन को भी यहाँ पर बदल देता है, पारिवारिक जीवन को भी परिवर्तित कर देता है। तो इस बात का नमूना है जो व्यक्ति शहरों में रह रहे हैं, शहरों में नौकरी कर रहे हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि हमारे बच्चे सीमित रहें, ज़्यादा बच्चे ना हो। उन्हें मालूम है शहर में हर चीज़ आपको खरीद कर ही लेनी है, चाहे पानी भी लेना हो तो वो भी उसका भी प्राइस आपको देना है, उसका भी मूल्य आपको चुकाना है। गाँव तो है नहीं कि वहाँ पर आपको हैंडपम्प से मुफ्त में पानी मिल जाएगा, आपको हर चीज़ के लिए पे करना है। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये आर्थिक बोझ कौन झेलेगा, तो इसलिए हम अपना परिवार सीमित रखें, छोटा रखें। तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो सामाजिक आपकी संरचना है, कोई सामाजिक जो क्षेत्र है वो परिवार को भी प्रभावित कर रहे हैं, पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं एक ग्रामीण परिवार दिखाया गया, एक शहरी परिवार दिखाया गया। शहरी परिवार का आप अंतर देख पा रहे हैं, दोनों में देख पा रहे हैं, पति पत्नी एक बच्चा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कई सारे बच्चे बैठे हैं, पीछे एक महिला है, दूसरी महिला है, और पीछे कई सारे बच्चे बैठे हैं। काफी सारा अंतर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ये भी देखते हैं इस वाले टॉपिक में, देखिए जब हमारा जो परिवार है, यानी परिवार जब छोटा हो जाता है और या फिर हमारे समाज में बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह होती है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि संबंध जो है अपने नातेदारी वगैरह जो है वो कम से कम चलाएं। अब जैसे ग्रामीण स्तर पर मान लीजिए आपके जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों के यहाँ अगर 4 रिश्तेदार आ जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं आप, यानी हम लोगों के 4 रिश्तेदार आ जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन कहीं दिल्ली या नोएडा में रहने वाला व्यक्ति है और उसका एक फ्लैट है, उस फ्लैट में अगर 2 व्यक्ति भी आ जाएं और बढ़ जाएं तो उसे बड़ा दिक्कत हो जाएगी कि भाई यहीं रहना है, यहीं खाना है, कैसे मैनेज होगा। लेकिन हम लोगों को यहाँ जो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं उनकी दिक्कत नहीं होगी, कहते 4 क्या 10 और आ जाएं वो भी मैनेज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक परिवेश बदल रहा है और सामाजिक परिवेश में जो परिवार जो बदल रहे हैं, तो उनमें ये आपकी रिलेशनशिप भी हैं वो भी परिवर्तित हो रही हैं। यानी बड़ी आर्थिक प्रक्रियाओं के कारण परिवार और नातेदारी परिवर्तित होते, यानी कि ये परिवर्तित हो रहे हैं और रूपांतरित भी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यानी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे परिवर्तित जरूर हो गए हैं। यानी कि बहुत सीमित मात्रा में रिश्तेदारी वगैरह चला रहे हैं, बहुत ही जरूरी रिश्तेदारी है वो भला चलाएं। लेकिन दिल्ली जैसे शहर में ये नहीं है कि जैसे ग्रामीण परिवेश में होता है कि वो भी रिश्तेदार सब लोग आ जाओ, ऐसा नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है वहाँ पे। टाइम के अलावा उनके पास साधन भी इतने ज़्यादा सीमित साधन है, तो वो यही कोशिश करते हैं उनका पूरा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि परिवार किस तरह लिंगवादी है। परिवार लिंगवादी भी है, ये भी हम देखेंगे। आप लोग ये बात तो जानते होंगे कि हमारा भारतीय समाज जो है आपका जो है सदियों से पितृसत्तात्मक रहा है। यानी हम लोगों के माइंड में एक बात है कि लड़का होगा, लड़का वृद्धावस्था में अपने माता पिता की सहायता करेगा, वहीं लड़कियां जो होती हैं वो विवाह करके किसी दूसरे घर में चली जाती हैं, तो ऐसे में वो माता पिता के ऊपर सहायता नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये सोच गलत है। वर्तमान समय में अगर आप उठा के देखें, सोच कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ पर इसी वजह से आप देखेंगे कि तमाम लोग क्या करते हैं, लड़कों पर तो धन बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लड़कियों पर धन ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। जबकि आपका बायोलॉजिकल जो फैक्टर है वो ये बताता है कि लड़कियों की जो जीवन प्रत्याशा है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अगर लड़कियों के ऊपर पूरा उनके स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर अगर बेटर ध्यान दिया जाए, अच्छे से खर्च किया जाए, तो लड़कियों की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है। लड़कियां ज़्यादा दिन तक जीवित रहती हैं, दीर्घायु तक जीवित रहती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जीव विज्ञान कह रहा है, आपके सर्वे कह रहे हैं। कहीं भी उठाकर देख लीजिए, महिलाएं ज़्यादा जीवित रहती हैं। देखिए, इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, आप गूगल पर जाना, पढ़ लेना कि क्या जीव वैज्ञानिक रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन है जिसकी वजह से महिलाएं लंबे समय तक, दीर्घकाल तक जीवित रहती हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगा।
हमारे यहाँ इसी तरह के जो भेदभाव हैं, इसी तरह की जो मन में एक शंका या डर है, इसकी वजह से आपके समाज में लिंग जो आपका देखेंगे, लिंगानुपात, इसमें भारी अंतर देखने को मिलेगा। जैसे 1901 से लेकर आपके आंकड़े सन 2011 तक के आंकड़े हैं। 1901 में हमारा 972 था, यानी कि 1000 लड़कों पर 972 लड़कियां। तो आप देख सकते हैं वर्तमान में 2011 में आपका लिंगानुपात कितना है, 940 है, 1000 पर 940 लड़कियां। यहाँ पर आपके कुछ राज्य ऐसे भी हैं और उन राज्यों में भी कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर लिंगानुपात 700 से भी कम चला गया है। जैसे पंजाब में है, पंजाब हरियाणा में कुछ जिलों में 700 से भी कम ये लिंगानुपात चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि लोगों की मानसिकता ये बन गई है कि लड़कियां होंगी तो हमारे ऊपर बोझ बनेंगी, कहीं ना कहीं लड़कियां जो होंगी उनसे हमें कोई लाभ भी नहीं होगा, लड़के होंगे, लड़के हमारा वंश चलाएंगे, लड़कियां क्या करें, दूसरों के घर पर चली जाएंगी। तो इस तरह की जो सोच बन गई है, मानसिकता बन गई है, इस वजह से लोग लड़कियों के लालन पालन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं। और आप ये देखेंगे भारत में जो इन्फेंट यानी कि जो आपके अल्पायु समूह में जो बच्चे मरते हैं सबसे ज़्यादा, उनमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर लड़कियों की है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप ये लिख लेना, नोट करके, यहाँ पर नोट करके आप लिख लेना कि भारत में जो अल्पायु समूह में लड़कियों की मृत्यु दर जो है वो लड़कों से कहीं अधिक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अधिक आपको देखने को मिलेगा, अधिक यहाँ पर थी। ठीक है, यानी कि आप ये देखेंगे, यानी ऐसा नहीं है वर्तमान में ये सब चीज़ें नियंत्रित हो पाई हैं, वर्तमान में अभी है। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया और इसका रीजन यही है कि यहाँ पर आपका सदियों से समाज पितृसत्तात्मक रहा है और पितृसत्तात्मक समाज में यही एक अवधारणा बनी हुई है कि लड़कियाँ दूसरे घर में चली जाएंगी। अगली हेडिंग आपकी, अब आपने परिवार देख लिया, अगली हेडिंग आपकी यहाँ पर सब हेडिंग है विवाह संस्था। विवाह संस्था के बारे में आप जानेंगे। तो विवाह तो नेचुरल चीज़ है, हर परिवार, हर मतलब कोई भी समाज हो, हर समाज में विवाह होता है। तो विवाह देखेंगे, विवाह के बारे में। अब सबसे पहले विवाह के रूपों को देखेंगे। विवाह कितने रूप के होते हैं? वैधानिक रूप से आपके यहाँ जो विवाह हैं वो 2 तरह के हैं, यानी कानूनी रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक विवाह और बहुविवाह। ठीक है, यानी यहाँ पर एक विवाह और बहुविवाह। अब एक विवाह और बहुविवाह के बारे में आप जानते होंगे, जहाँ पर एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है, उसे क्या कहते हैं? एक विवाह कहते हैं। यानी कि जहाँ पर या तो यानी कि एक पति या एक पत्नी है तो उसे एक विवाह कहते हैं। यहाँ पर एक पुरुष है और 2 स्त्रियां हैं तो उसे बहुविवाह माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे समाज हमारे यहाँ मौजूद हैं। देखिए, इसे आप अपने हिसाब से लिख लेना। एक विवाह क्या होता है, यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट बता दिया है, तो एक विवाह में आप अपने हिसाब से यहाँ पर डाल के लिख लेना। एक विवाह, एक पत्नी और स्त्री केवल एक पति रख सकती है, इसे एक विवाह कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ही एक नोट डाल के लिख लेना। कुछ समाजों में, हमारे यहाँ कुछ समाज ऐसे हैं, भारतीय समाज ऐसे हैं, जहाँ पर जो जीवन साथी है, यानी कि आप जैसे मान लीजिए किसी लड़की यानी कि स्त्री पुरुष का विवाह हो गया और कुछ दिनों उपरांत स्त्री यानी पुरुष की मृत्यु हो गई, स्त्री विधवा हो गई, तो स्त्री क्या है, दूसरी शादी कर सकती है, पुनर्विवाह कर सकती है। लेकिन पुनर्विवाह की स्थिति में स्त्री का जो है क्रमिक एक विवाह माना जाएगा। यहाँ पर सामाजिक बाध्यता ये है कि लड़की जो स्त्री है वो एक पति के जीवित रहते दूसरा विवाह नहीं करेगी, पति के मरने के बाद तलाक के बाद ही कर सकती है। तो ऐसे विवाह को हम क्रमिक एक विवाह कहेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करके लिख लेना कि कई समाजों में व्यक्तियों को पुनः विवाह की अनुमति पहले साथी की मृत्यु या तलाक के बाद दी जाती है, और ऐसे विवाह को हम क्रमिक एक विवाह कहा जाता है। क्रमिक का मतलब क्या है कि आपने पहले पहला विवाह किया और दूसरी बार विवाह कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक समय में एक से ज़्यादा साथी आप नहीं रख सकते हैं। आप उसी कंडीशन में साथी रखेंगे जब आपका पहला साथी या तो उसकी मृत्यु हो जाए या उससे डाइवोर्स हो जाए। ठीक है, यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, ये नोट करके आपने लिख ली होंगी। और यहाँ पर वही जिक्र किया गया है कि 19वीं सदी में हमारे यहाँ जो आपके पुनर्विवाह से संबंधित जो है धर्म सुधार आंदोलन चले हैं, या फिर पुनर्विवाह के लिए स्त्री सुधार आंदोलन जो चले हैं, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चले हैं, उनके बारे में बताया गया है कि आपके उत्तर भारत में जो उच्च जाति की महिलाएं थीं, इन्हें पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। ये इतिहास का विषय है और आप इस सब के बारे में, टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर एक नोट 2 एक और है, यहाँ पर एक आंकड़ा है। ये आंकड़ा ये बताता है कि वर्तमान में कितनी औरतें जो आपके यहाँ विधवा हैं, इसके बारे में बताया गया। तो आज अगर आधुनिक भारत में देखें तो महिलाओं की आबादी का लगभग 10% जो है, जिसमें 50 वर्ष से अधिक आयु की और 55% महिलाएं यहाँ पर जो हैं वो विधवा हैं। यानी अगर हम उठाकर देखें अपनी पूरी आबादी का, तो यहाँ पर महिलाओं की जितनी आबादी है उसमें से 10% महिलाएं जो क्या है, विडो हैं, विधवा हैं, और 50 वर्ष से अधिक आयु की जो महिलाएं हैं इनकी संख्या कितनी है विधवाओं में, 55% महिलाएं विधवा हैं। ये यहाँ पर एक आंकड़ा है। ठीक है, ये आप ये नोट करके आप लिख लेना। ये तो आपने देख लिया, यहाँ पर आपने एक विवाह में ये सब चीज़ें देखी हैं। अब बहुविवाह प्रथा हम देखेंगे। बहुविवाह प्रथा क्या होती है आपका, देखिए मैं पॉइंट नंबर भूल गया हूँ। यहाँ पर पहले पॉइंट में ही चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर आपका पहले का सेकंड सब पॉइंट बना देना है, इसे सेकंड सब पॉइंट।
देखिए, भाव विवाह प्रथा का मतलब ये नहीं होता है हर बार कि एक पुरुष हो और उसकी कई सारी पत्नियां हों। आपके यहाँ कई सारी जनजातियां भी हैं जो कि आर्थिक दबाव में आकर, जहां पर कई सारे भाइयों की मिलकर किसी एक स्त्री से विवाह करवा दिया जाता है। आपके यहाँ कुछ जनजातियां, आपके भारत में ही कुछ जनजातियां हैं, आपने पढ़ा होगा, अखबारों में भी आता है कि आपके यहाँ कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जिनके पास आर्थिक साधन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस स्थिति में यानी कि भरण पोषण न कर पाने की वजह से सभी भाई जो है अलग अलग विवाह नहीं करते हैं, किसी एक स्त्री से ही विवाह कर लेते हैं। तो भाव विवाह प्रथा में ये भी आ जाते हैं। तो भाव विवाह प्रथा में क्या है, एक समय में एक से अधिक साथी होने का द्योतक है। इसमें या तो भाव पत्नी प्रथा हो सकती है या फिर भावपति प्रथा हो सकती है। भावपति प्रथा आपको कहाँ पर मिलेगी, जहां पर आर्थिक स्थितियां कठोर होती हैं, वहां पर आपको भावपति प्रथा जो है समाज की एक प्रक्रिया यहाँ पर हो सकती है। ये आप लिख लेना। यानी यहाँ पर आपकी कुछ जनजातियां हैं जिनमें भरण पोषण को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी वहाँ पर स्थितियां कठोर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि घर में जितने भी लड़के हैं उनका विवाह किसी एक स्त्री से करवा दिया जाए। यानी मान ली 4 लड़के हैं तो चारों का विवाह एक स्त्री से यहाँ पर करवा दिया। तो ये जो है पति प्रथा बोला जाएगा, ठीक है। और ये भाव विवाह में ही आ जाता है। तो ये तो आपने विवाह के स्वरूप देख लिए। अगली हेडिंग अब आपकी है विवाह निश्चित करना, नियम और निर्देश। इनसे जुड़े हुए कुछ नियम और निर्देश हैं, उनको जानेंगे। यहाँ पर आपकी एक सब हेडिंग इसी में आ जाएगी, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के नियम। आप जानते हैं कि हमारे समाज में जो विवाह करने के नियम हैं बड़ा ही स्ट्रिक्ट हैं, क्योंकि हमारा समाज पितृसत्तात्मक समाज रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी यहाँ पर मर्जी हमारी नहीं चलती है, बल्कि हमारे माता पिता की मर्जी चलती है। नहीं, यानी आप देखते होंगे भारतीय समाज के संदर्भ में यहाँ पर अगर 70 से 80% जो विवाह होते हैं वो परिवार की मर्जी से होते हैं, यानी अरेंज मैरिज के रूप में होते हैं। लव मैरिज को यहाँ पे वरीयता ज़्यादा नहीं दी जाती है। तो बात करते हैं विवाह साथी की यहाँ पर। तो विवाह साथी की जो अयोग्यता नियंत्रित करने वाले नियमों के आधार पर हमने इन्हें अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में इन्हें हमने वर्गीकृत किया है। यानी विवाह साथी की योग्यता क्या होगी, तो ये नियंत्रित करने वाले जो कारक हैं इनके आधार पर हमने इन्हें यहाँ पर अंतर्विवाह और बहिर्विवाह के रूप में इन्हें हमने वर्गीकृत कर लिया है। बात करें अंतर्विवाह की। अंतर्विवाह में व्यक्ति जो है ये उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक अपर कास्ट का व्यक्ति है, यानी मान लीजिए कोई एक अपर कास्ट, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई अपर कास्ट ए है, तो यानी कि अपर कास्ट ए का लड़का अपर कास्ट ए की लड़की से ही शादी करेगा, तो ये अंतर्विवाह माना जाएगा, ठीक है। वहीं बात करें बहिर्विवाह की। बहिर्विवाह में व्यक्ति क्या करता है, अपने समूह से बाहर निकलकर कहीं विवाह करता है। यानी अपने समूह से बाहर निकलकर किसी और समुदाय में, किसी और समूह में, यानी मान लीजिए अपनी जाति ए है या फिर वो किसी बी जाति की लड़की से शादी कर सकता है, सी जाति की लड़की से शादी कर सकता है, डी से कर सकता है, किसी से कर सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं यहाँ पर अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में। अब यहाँ पर अंतर्विवाह और बहिर्विवाह को कुछ नातेदारी इकाइयों के संदर्भ में भी लिया जाता है। जैसे नातेदार इकाइयों के संदर्भ में कैसे लेते हैं, यहाँ पर हम गोत्र देखते हैं कि सगोत्र तो नहीं है, एक जैसे गोत्र तो नहीं है, जाति एक है या अलग है, नस्ल कौन सी है, मैंने भारतीय है या फिर भारत से अलग है, प्रजाति या धर्म उनका कौन सा है, ये सब भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट लिख लेना कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह कुछ यहाँ पर नातेदारी इकाइयों को संदर्भ रूप में लिया जाता है। जैसे यहाँ पे गोत्र, नस्ल, प्रजाति या धार्मिक समूह। अपने आपके उत्तर भारत में कुछ चीज़ें और प्रचलित हैं। आपने बहिर्विवाह में तो ये पढ़ लिया कि अपने समुदाय से, समूह से या अपनी जाति से बाहर निकलकर किसी दूसरी जगह समूह से विवाह करना बहिर्विवाह आ जाता है। आपके उत्तर भारत में एक विशेष तरह का विवाह प्रचलित है जिसे हम गांव बहिर्विवाह कहते हैं, और ये खास करके आपके उत्तर भारत में प्रचलित है। यानी भारत में विशेषता आपके उत्तर भारत में कुछ भागों में गांव बहिर्विवाह प्रचलित है। गांव बहिर्विवाह का मतलब क्या है, देखिए आपने ये बात तो जानते होंगे कि हमारा समाज जो पितृवंशी रहा है और लड़कियां जो होती हैं अपने माता पिता के घर से अपने पति के घर पर जाती हैं, यानी अपने हस्बैंड के घर पर उन्हें रहना होता है। तो ऐसे में जो वियोग वाला वर्णन है, वियोग का मतलब क्या है, अपने घर से अलग होने का दुख है, तो नए घर में उन्हें एडजस्ट भी होना है, समायोजित भी होना है। तो यहाँ पर कुछ गांव या कुछ आपके समाज हैं वो ये सोचते हैं कि मान लीजिए लड़की, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ पर गांव है और यहीं बगल में दूसरा गांव है और यहाँ से उठा के लड़की को हम यहाँ कर देते हैं शादी, तो लड़की का समायोजन हो पाना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घर वाले पास में होंगे तो थोड़ा सा भी कुछ अगर दिक्कत होगी तो लड़की बार बार अपने मायके की ओर भागेगी, मायके वालों को बार बार बुला कर लाएगी, तो लड़की समायोजित नहीं हो पाएगी। तो ये घर वाले ये करते हैं अपनी लड़कियों को किसी दूसरे गांव में, या दूसरे से मतलब दूर के गांव में, दूर की जगह पे कर दो ताकि लड़की का समायोजन हो पाए, लड़की अपने आप वहाँ पर एडजस्टमेंट कर पाए। तो यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं गांव बहिर्विवाह में, कि गांव बहिर्विवाह यह सुनिश्चित करता है कि जिन परिवारों में लड़कियों का विवाह किया जाए वे घर से काफ़ी दूर हों।
ठीक है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि लड़कियां जो है समायोजित नहीं हो पाएंगी। इनका मानना यही है कि अगर घर के पास में यानी मायके के पास में लड़की की ससुराल है तो लड़कियां क्या करेंगी, वहां पे समायोजित नहीं हो पाएंगी। छोटी मोटी जो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनको लेकर बार बार अपने मायके वालों को बुलाएंगी, अपने मायके वालों को यहाँ पर जो घसीट कर लाएंगी। तो ऐसे में लड़कियों का एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगा। तो लड़कियों का यहाँ पर घर से दूर होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर गाँव बहरे विवाह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर परिभाषाएं हैं कुछ आपकी, जैसे आपकी परिवार क्या है, नातेदारी क्या है, विवाह क्या है। ये परिभाषाएं आप लिख लीजिए, समाजशास्त्र के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे परिवार क्या है, इन्हें आप नोट 1, 2, 3 के करके लिख लेना, हेडिंग मत डालना, नोट 1 करके लिख लेना परिवार क्या होता है। ठीक है, परिवार आपका जो है प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह होता है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि हम डायरेक्ट संबंध है हमारे, यानी कि ब्लड रिलेशन है। प्रत्यक्ष का मतलब क्या है, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो रक्त संबंध आपके कैसे हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। रक्त संबंध आपके जो है घुमा फिरा कर नहीं होते हैं। तो परिवार जो है आपका प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़े व्यक्तियों का एक समूह है, जिसके बड़े सदस्य बच्चों के पालन पोषण का दायित्व लेते हैं। ये आपकी परिवार की परिभाषा है। ठीक है, अगली परिभाषा आपकी रिलेशनशिप की है, यानी कि आपकी नातेदारी की परिभाषा है। इसे नोट 2 करके आप लिख लेना नातेदारी की परिभाषा को। और देखिए, जो आप परिवार की परिभाषा लिख रहे हो, नातेदारी लिख रहे हो, इन्हें हाईलाइट कर लेना। समझ रहे हैं आप, जब भी आपसे कोई पूछे परिवार क्या होता है, नातेदारी क्या होती है, तो उसकी एक मानक परिभाषा जो है समाजशास्त्री दायरे में, तो उस परिभाषा को आप बताएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उस परिभाषा को आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं नातेदारी का मतलब क्या है, नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वे सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से स्थित होते हैं, यानी विवाह के माध्यम से बनते हैं, या फिर वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं। तो ये नातेदारी हो गई। यानी कि नातेदारी आपकी 2 तरह से होती है, या तो शादी के माध्यम से है, किसी व्यक्ति से हमारी शादी हो जाए, इसके जरिए हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम क्या है, हम अपना रक्त ब्लड रिलेशन के जरिए, यानी हम हमारा जो किसी के भाई बहन है, माता पिता हैं, ब्लड रिलेशन के जरिए, तो रक्त संबंध के जरिए नातेदारी बन जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने नोट जो है थोड़ा लिखवा दिया है, लिए कोई दिक्कत नहीं है। नोट करके आपने लिखा होगा। यहाँ पर आप सब हेडिंग ये डाल लेना, क्योंकि नीचे कुछ मुझे याद बाद में आया कि नीचे कुछ एक लाइन और है, वो भी ऐड करवानी पड़ेगी। तो ये आप हेडिंग डाल लेना, और हेडिंग में ये पॉइंट ही लिख रहने देना। ठीक है, ये पॉइंट ही बना देना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। थोड़ा सा कष्ट तो होगा आपको, मुझे लोग कमेंट करके कहते हैं सर काटना पड़ा, मुझे बहुत दिक्कत हो गई आपकी वजह से। थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, तो एडजस्ट कर लिया कीजिए। अब विवाह क्या होता है, थर्ड पॉइंट आपका जो है विवाह को यहाँ पर 2 वयस्क का मतलब पुरुष और स्त्री के इनके बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। यानी कि विवाह का मतलब क्या है कि हम किसी स्त्री पुरुष के मध्य जो लैंगिक संबंध बनेंगे, यानी कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनेगी, उसको हम सामाजिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे भारतीय समाज में विवाह से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, बिल्कुल इसकी मनाही है। हमारा समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। विवाह से पहले किसी तरह का जो है स्त्री पुरुष के मध्य जो है संबंध स्थापित होना हमारे समाज में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब दोनों का विवाह हो जाए। तो विवाह को इसी रूप में देख रहे हैं कि विवाह को 2 वयस्क यानी पुरुष और स्त्री व्यक्तियों के बीच लैंगिक संबंधों की सामाजिक स्वीकृति और अनुमोदन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये आपका विवाह हो गया। ठीक है, तो आपने विवाह के बारे में भी जान लिया। अब अगले पॉइंट में आप चौथे पॉइंट में यहां पर देखेंगे कि जन्म के परिवार को हम क्या कहते हैं। जन्म के परिवार को हम फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहते हैं, और जिस परिवार से हम शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, उसे हम प्रजनन का परिवार कहते हैं, यानी फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन कहा जाता है। ये आप लिख लेना। जैसे सपोज दैट, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। यहां पर ए एक लड़का है, बॉय है, यानी कि एक बॉय है, और बी एक क्या है, एक यहां पर एक ये गर्ल है। तो देखिए, जैसा कि पितृवंशी समाज आप जानते होंगे, पितृवंशी समाज में क्या होता है, गर्ल जो होती है वो बॉय के घर में आती है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो ये लड़का है, लड़के का जो परिवार होगा वो उसका जन्म का परिवार बोला जाएगा। लड़के का परिवार जो अपना है, उसके लड़के के जो माता पिता हैं वो ये जन्म का परिवार हुआ उसका। वहीं लड़की है, लड़की के जो माता पिता हैं वो उसका क्या हुआ, जन्म का परिवार हुआ। वहीं अगर बॉय का फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, बॉय के लिए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन यानी कि प्रजनन का परिवार लड़की है, लड़की वाला परिवार, ये प्रजनन वाला परिवार बोला जाएगा लड़के के संदर्भ में। वहीं लड़की के संदर्भ में कौन सा बोला जाएगा, लड़की के संदर्भ में प्रजनन का परिवार कौन सा होगा, ये लड़के का परिवार जिससे उसका विवाह हो रहा है, उस लड़के का परिवार लड़की के लिए क्या हो जाएगा, प्रजनन का परिवार बोला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ आपका जो है फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन है, इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पर आपके बायोलॉजी वगैरह में भी आता है ये।
और वहीं रक्त के माध्यम से, ये नोट करके आप लिख लेना, रक्त के माध्यम से जो नातेदार हैं इनको समरक्त नातेदार कहते हैं क्योंकि एक जैसा ब्लड रिलेशन है। और वहीं विवाह के माध्यम से जो नातेदार बनते हैं इनको हम वैवाहिक नातेदार कहते हैं। समरक्त का मतलब क्या है, जैसे भाई बहन हुए, यानी एक ही माता पिता से पैदा उत्पन्न संतानें हैं, समरक्त नातेदार कहे जाएंगे, ठीक है। और जो विवाह के माध्यम से नातेदार बने हैं उन्हें वैवाहिक नातेदार कहा जाता है। तो ये 5वां पॉइंट करके लिख लेना, नोट करके मत लिखना, ये 5वां पॉइंट करके लिख लेना, ठीक है। तो आपने जो मानक मारक परिभाषा है, नातेदार कैसे बनते हैं, क्या हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं, वो सब आपने यहाँ पर देख लिए हैं। आई होप आपके माइंड में चीज़ें ये क्लियर हो गई होंगी। अगली हेडिंग अब आपकी चलेगी, यानी ये तो आपने विवाह संबंध, परिवार, नातेदारी, ये आपने देख लिया, ये पूरा आपका कवर हो गया। अब अगली हेडिंग आपकी जो है ये है कार्य और आर्थिक जीवन। ये किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, मानव के सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। बात कर लें कार्य की। देखिए, काम के बारे में हम जब छोटे थे तो हमारे मन में एक बात आती थी कि हम बड़े होंगे और काम करेंगे, उससे हमें पैसा मिलेगा। हर कोई यही सोचता है कि काम को एक रोजगार के द्योतक के रूप में दिखता है, यानी कि हमें सवेतन रोजगार मिलेगा, इसी रूप में हर व्यक्ति देखता है। आप हो, हम हो, एक जनरल राय, हम लोग जब छोटे थे या फिर हम जो स्टडी कर रहे थे तो हमारे मन में यही बात आती थी कि काम का मतलब क्या है, जिसके बदले पैसा मिलता है वही तो काम है, बाद बाकी जो जिसके बदले पैसा नहीं मिलता वो हमारी नज़रों में काम होता ही नहीं है। तो यहाँ वही चीज़ें बताई गई हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यानी एक सरलीकृत विचार यही है, सरलीकृत विचार हम यही है कि हम अनौपचारिक जो हमारे कार्य होते हैं उनको कभी हम काउंट करते ही नहीं है। यानी जिन कार्यों में पैसा नहीं मिलता है, जिन कार्यों के बदले में भुगतान नहीं करना पड़ता है, उन्हें हम कभी काम के रूप में देखते ही नहीं है। जैसे घरेलू कार्य, आपकी माताजी कितना अतुलनीय कार्य कर रही हैं, आप मेरी माताजी कितना अतुलनीय कार्य कर रही हैं, सुबह सुबह ठंड में जो है खाना पका रही हैं, चाय और नाश्ता बना के दे रही हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन हम उनके काम को काम नहीं काउंट कर रहे हैं। और ये हमारी बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश की जीडीपी है, उस जीडीपी में भी ये काउंट नहीं होता है। इस बात को लेकर तमाम जो नवीन अर्थशास्त्री हैं या नए विचारक हैं वो कहते हैं बार बार कि इस चीज़ को काउंट करना चाहिए, ताकि महिलाओं के काम की भी महत्ता उन्हें पता चले कि हमारा काम कितना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और जबकि हम यहाँ पर उन्हें काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया वही गया कि अनौपचारिक व्यवस्था में किए जाने वाले अधिकांश कार्य प्रत्यक्षतः किसी औपचारिक रोजगार में आंकड़ों में नहीं गिने जाते हैं। ये नोट करके आप लिख लेना। जो लोग इस बात को जानते हैं वो मत लिखें, यानी जो लोग 9, 10, 11 तक की जो इकोनॉमी है उसे पढ़ चुके हैं वो ना लिखें, और जो लोग अगर नहीं पढ़े हैं वो लिख लीजिए। अनौपचारिक कार्यों का मतलब क्या है, ऐसे कार्य जिनके बदले भुगतान नहीं किया जाता है, जैसे आपके घरेलू कार्य हो गए, घर में जो महिलाएं काम करती हैं वो घरेलू कार्य हैं। तो ये रोजगार के जो औपचारिक आंकड़े हैं, यानी जीडीपी वगैरह, रोजगार के आंकड़ों का मतलब क्या है, यानी गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं, जीडीपी वगैरह के आंकड़े हैं, उनमें ये काउंट नहीं होता है, ठीक है। ये आप लिख लेना नोट करके। तो यहाँ पर जो आपके अनौपचारिक कार्य हैं इनमें कभी कभी भुगतान भी किया जाता है। कभी कभी भुगतान का मतलब क्या है कि जब आप घर में कोई मैड वगैरह रख रहे हो, यानी कि जो आया वगैरह होती है काम करने वाली उसे घर में रख रहे हो, तो आपको भुगतान करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। ये बताया गया है। अब कार्य को हम कैसे देखते हैं, हम कार्य को हम किस तरह से हम जानते हैं। अब कार्य की यहाँ पे परिभाषा बताई गई है। हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा किए जाने वाले सवैतनिक या अवैतनिक कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान देना, हम कार्य को शारीरिक और मानसिक परिश्रमों के द्वारा, जरूरी नहीं है कि फिजिकल परिश्रम हो, मानसिक परिश्रम भी अगर हो रहा है तो या फिर सवैतनिक हो, ठीक है। सवैतनिक का मतलब क्या है, जहां पर वेतन मिल रहा हो, अवैतनिक हो, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। इनको हम कार्यों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, और इनका उद्देश्य क्या है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। फॉर एग्जाम्पल, घर में हम अपनी माँ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपकी जो मम्मी है उनका एग्जाम्पल ले लेते हैं। यानी आपकी माँ सुबह सुबह उठकर, उन्हें चाहे बेशक कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन सुबह सुबह उठकर आपके लिए नाश्ता बनाना, खाना बनाना, ये क्या है उनका, ये काम ही तो है। और ये किसके लिए कर रही हैं, यानी कि ये वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रही हैं, यानी दूसरी मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। दूसरे मानव कौन हुए, उनके अपने बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इतनी ठंड में वो लोग सुबह सुबह उठकर क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं, हम लोगों के लिए खाना बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं। तो यहाँ पर वही निकल कर आया, इसका उद्देश्य मानव की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है। तो इसे हम कार्य के रूप में जानते हैं। देखिए, ये मानक परिभाषा है, मानक परिभाषाएं ज़्यादा बेटर रहती हैं, क्योंकि आप बना बनाकर लिखेंगे, बना बनाकर आप हो सकता है लाइन ऊपर नीचे करें। मानक में क्या है, एक एक शब्द उनका जो है यहाँ पर परखा हुआ है, एक शब्द यहाँ सटीकता से रखा हुआ है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कार्य की परिभाषा मानक रूप से देख ली है। आगे बढ़ते हैं। कार्य आप देख रहे होंगे इन फोटोओं में, एक व्यक्ति जो है यहाँ पर एक कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे अन्य कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे महिला जो है यहाँ पर कुछ सिलाई का काम कर रही है। तो ये कार्य भिन्न भिन्न रूपों के कार्य हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगली हेडिंग है कार्य के आधुनिक रूप और श्रम विभाजन।
थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम देखें और वर्तमान समाज से कंपेयर करें तो वैसे तो आप इसके बारे में 9th का जो आपका इतिहास है वहां पर आप पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा से दोहरा देते हैं। अगर हम पूर्व आधुनिक समाज उठाकर देखें, यानी कि हमारे यहाँ औद्योगिकरण आने से पूर्व हमारे समाज में जो काम था वो लगातार क्या था, कृषि कार्य थे, यानी पशुओं की देखभाल करना, खेती करना, ये कार्य थे। जैसे ही औद्योगिकरण आया है, जैसे ही हमारे यहाँ समाज औद्योगिक समाज में विकसित होता गया है, वैसे वैसे आप देखेंगे कृषि कार्य करने वालों की संख्या कम होती गई है और लोग औद्योगिक कार्यों में ज़्यादा संलग्न हो गए हैं। और औद्योगिक कार्यों में आपको एक देखने को मिलेगा कि अब जो काम है वो मानव से ज़्यादा काम मशीनें कर रही हैं। ठीक है, यानी अब जो पहले जो काम मानव करते थे हाथों से, अब ये काम कौन कर रहा है, मशीनें कर रही हैं। और जगह जगह पर, गांव स्तर पर, शहर स्तर पर ये मशीनों ने ये जगह ले ली है। भारत की स्थिति उठाकर देखें तो भारत में जब औद्योगिकरण आया है, भारत में जब औद्योगिकरण बढ़ने लगा है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर कई क्षेत्रों, कई प्रवृत्तियों का विस्तार हुआ है। जैसे आप सेवा क्षेत्र देखते हैं, सर्विस सेक्टर, इसका भी विस्तार हुआ है। तो आप यहाँ पर कुछ चीजें जैसे देख सकते हैं, आधुनिक समाज जो है आपकी, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर ये है कि अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन हमने कर रखा है। श्रम विभाजन हमने क्यों कर रखा है, क्योंकि हमें अब जो प्रोडक्ट चाहिए उसमें बिल्कुल गलती नहीं चाहिए, बिल्कुल हमें एकदम कह सकते हैं यूनिक पीस चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, पहले की तरह नहीं है समाज कि पहले क्या था, एक ही व्यक्ति सारे काम कर रहा है। अब ऐसा समाज नहीं है। हम जिस समाज से, जिस कंपनी से जो आशा कर रहे हैं, जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम यही आशा करते हैं ये पूरी तरह से कैसा हो, त्रुटिपूर्ण नहीं हो, किसी कोई भी मिस्टेक ना हो, जैसा हम अपनी अपेक्षाओं पर लेना चाह रहे हैं उसी प्रकार से खरा उतरे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें आधुनिक समाजों में यही देखने को मिलती है कि अर्थव्यवस्था की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, अत्यधिक जटिल श्रम विभाजन है। यानी हमने यहाँ पर अपने जो कार्य हैं उनको असंख्य विभिन्न व्यवसायों में विभाजित कर दिया है और इनमें लोग अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। वहीं बात करें आपके पुराने कार्यों की, देखिए आपके जो पुराने समय में कार्य होते थे, तो पुराने समय में गैर कृषि कार्य को यहाँ पर हम लोग क्या कहते थे, हस्त कौशल की दक्षता के साथ जोड़ देते थे। यानी एक तो हमारे पारंपरिक जो समाजों में कार्य होते थे, यानी कि आपसे पूर्व आधुनिक समाज से पहले के जो कार्य थे उन्हें पारंपरिक समाज के रूप में जाना जाता है, आप जानते होंगे। और इनमें भी जो कार्य होते थे दो तरह के होते थे, एक तो खेती बाड़ी से जुड़े कार्य जिन्हें कृषि कार्य कहा जाता था, और गैर खेती बाड़ी वाले कार्य यानी जिन्हें गैर कृषि कार्य के रूप में, यानी कि खास करके हस्त कौशल वाले कार्य हैं। ठीक है, लकड़ी से बने हुए कुछ खिलौने वगैरह बनाना और साड़ी वगैरह बनाना, ये सब चीजें हैं जो है करना, पेंटिंग वगैरह करना, ये गैर कृषि कार्य में हस्तकौशल वाले कार्य आ जाते थे। हम अगर पारंपरिक समाजों में थोड़ा सा कार्य का देखें, पारंपरिक समाजों में क्या था, पूरा उत्पादन प्रक्रिया जो होती थी या जो भी यहाँ पर कौशल होता था वो एक लंबी प्रक्रिया के उपरांत सीखा जाता था। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है एक लंबी प्रक्रिया के उपरांत कौशल का अर्जन करता था। और यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और देखेंगे कि यहाँ पर जो श्रमिक था वो उत्पादन प्रक्रिया के आरंभ से अंत तक सभी कार्य करता था। आरंभ से अंत तक का मतलब जान रहे हैं आप कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए पॉटर है, बर्तन बनाने वाला कुम्हार है, वही जो है मिट्टी पीट रहा है, वही मिट्टी का जो है बर्तन बना रहा है, वही मिट्टी को जो है बर्तन बनने के बाद उन्हें आग में पका रहा है, उसके बाद उन पर पेंटिंग कर रहा है, वही सब काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान औद्योगिक समाजों में आ जाए तो एक चीज़ें बदल गई। अब आप देखते होंगे जो चीनी मिट्टी के बर्तन आपके जो आते हैं, यानी कप आपके हैं, चाय के प्याले वगैरह हैं, आप देखते होंगे, तो इनमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे मिट्टी लाने वाला व्यक्ति कोई और है, कंपनी प्रोसेस करने वाली कोई और है। यानी जो आप कप वगैरह देख रहे हैं, कप प्लेट वगैरह जो आप देख रहे हैं, वो कंपनी कोई और बना रही है, पेंटिंग उनकी कहीं और हो रही है। ठीक है, यानी अब एक जगह पूरा काम नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। यानी कि हमने यहाँ विशिष्टता प्राप्त कर ली, हर काम को करने की विशिष्टता प्राप्त कर ली। पारंपरिक समाजों में ऐसा नहीं है। पारंपरिक समाजों में एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो पूरे काम निपटाएगा, यानी वो मिट्टी जो है गीली मिट्टी करके उसको जो है बर्तन को बनाएगा, बर्तन बनाने के बाद उन्हें कुछ आग में भी तपाएगा, उनकी पेंटिंग भी करेगा, वो सारे काम करेगा। लेकिन वर्तमान समाजों में ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना कि सामान्यतः श्रमिक, इसी में सेकंड का सब पॉइंट, ठीक है, ये सभी कार्य करता था। अगली बात हमारी यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगी, आपके जो औद्योगिकरण से पहले के जो कार्य थे वो लगातार सब कार्य घरों में किए जाते थे। लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण आया है, आपके जो कार्य हैं अब घर में न कर कर कहीं पर आपके जो वर्क प्लेस है, यानी आपके कार्यस्थल जो है, कोई भी वर्कशॉप वगैरह, वहां पर किए जाने लगे हैं। ये हमें देखने को मिलेगा। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको याद रहेगा तो आप लिखने की जरूरत नहीं है। यानी पुराने आप जो आपके परंपरागत समाज थे आपके, इनमें ज्यादातर कार्य घर में ही होते थे और परिवार के सभी सदस्य इसमें सहयोग देते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। औद्योगिक समाज में जो है कार्य जो है किसी कार्यस्थल पर जो उनके विशिष्ट संसाधनों से जो है सुसज्जित होता है, जहां पर सारी मशीन वगैरह लगी होती हैं, वहीं पर किया जाता है। यहाँ पर पहले के समय में आप देखेंगे कि जो कार्य का जो कार्य बिंदु है परिवार है, और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान समाज में जो पूंजीपति हैं, ये पूंजीपति यहाँ औद्योगिक विकास का केंद्र बिंदु बन गए हैं।
ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चाहें तो आप लिख लीजिए यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इसका सब पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब वर्तमान में आप जानते हैं, वर्तमान में जो कार्य हो रहे हैं उनमें हमें यही चाहिए कि विशिष्ट कार्यों के लिए प्रशिक्षण चाहिए और उनके बदले हम वेतन भी दे रहे हैं। हम यहाँ पर यही चाह रहे हैं कि जो भी हम जिस व्यक्ति से काम कर रहे हैं वो उस काम में पूरी तरह से निपुण हो, कोई भी यहाँ पर मिस्टेक की गुंजाइश नहीं हो, कोई भी यहाँ पर गलती त्रुटि की कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं हो। जो भी ये प्रोडक्ट चाह रहे हैं वो बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध हो, उनमें कोई भी यहाँ पर गलती ना हो। तो यहाँ पर हम उसके लिए वेतन भी देते हैं, समय समय पर हम उसको जो है सुपरवाइज भी करते हैं, देखते हैं, निरीक्षण भी करते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आधुनिक समाजों में एक चीज़ हमें और देखने को मिलेगी। हम आधुनिक समाजों में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर हमारी परस्पर आर्थिक निर्भरता का असीमित विस्तार हो रहा है, यानी हम निर्भर होते जा रहे हैं, हर काम के लिए निर्भर होते जा रहे हैं। क्यों निर्भर क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ अपने अपने काम कर रहा है, इस वजह से निर्भर है। जैसे आपने पहले के समाजों में देखा था कि कोई भी उत्पादन होता था वो एक ही व्यक्ति करता था, चाहे वो जैसे पॉटर है, बर्तन बनाने वाला है, तो पूरा काम वही व्यक्ति कर रहा है। वर्तमान समाज में नहीं है, वर्तमान समाज में मिट्टी का खनन कोई और कर रहा है, उसकी मिट्टी की बिक्री कोई और कर रहा है। ठीक है, मिट्टी को गलाकर बर्तन कोई और बना रहा है, बर्तन के बाद उसको सुखा कोई और रहा है। ठीक है, पेंटिंग कोई और कर रहा है, थर्ड पर्सन। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्भरता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जबकि आपके परंपरागत जो कार्य थे वहां पर निर्भरता नहीं थी, उनमें निर्भरता नहीं थी उद्योगों में, यहाँ पर निर्भरता आपकी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगली सब हेडिंग आपकी इसमें है कार्य रूपांतरण, यानी कि हम यहाँ देखेंगे कार्य का रूपांतरण कैसे हो गया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में आपने अभी जो पॉइंट पढ़ा है कि हम यहाँ पर आर्थिक निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है, तो आर्थिक निर्भरता बढ़ने की वजह से हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारी औद्योगिक प्रक्रियाएं ये भी इनमें विस्तार हो गया है, यानी हमारी ये औद्योगिक प्रक्रियाएं ये विभाजित हो गई हैं। यहाँ पर थोक उत्पादन के लिए थोक बाजार की आवश्यकता है। ठीक है, हर जगह यानी थोक विक्रेता है, फुटकर विक्रेता, हर जगह ये हमारी जो है विभाजित हो गई है, काफ़ी सारी श्रृंखला यहाँ पर बन गई है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपके सामने ये इमेज है, ये आप देख पा रहे हैं, कपड़ा उत्पादन वाला इमेज है पूरा। आप देख पा रहे हैं कॉटन साफ करने वाला है। यहाँ पर आपके कॉटन से जो धागे के बंडल बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर धागे से तंतु से यहाँ पर कपड़ा बनाया जा रहा है, वो मिल दिखाया गया है। फिर कपड़े की रंगाई वाला सेक्शन जो है, छपाई वाला सेक्शन वो दिखाया जा रहा है। कपड़े की धुलाई वाला सेक्शन अलग है। ठीक है, फिर पुनः कपड़े पर प्रेस होकर उसके जो थान बनाए जा रहे हैं वो अलग है। दुकान पे बिक्री इसकी अलग हो रही है। यानी आप देख रहे हो कपड़ा निर्माण के भी कई सारे चरण हैं। और अब पहले जो काम कपड़े का निर्माण का काम घर में ही हो जाता था, अब घर में नहीं है। यानी यहाँ पर रुई साफ करने वाला व्यक्ति अलग है, रुई से धागा बनाने वाला व्यक्ति अलग है, कपड़ा बनाने वाला व्यक्ति अलग है। कपड़ा बनाने के बाद यहाँ पर उसका जो कपड़े की छपाई हो रही है, प्रेसिंग हो रही है, उसके ऊपर छपाई वगैरह हो रही है, वो करने वाला अलग है। कपड़े की धुलाई करने वाला व्यक्ति अलग है इसके बाद। और फिर कपड़े को फिर से प्रेस करके यहाँ पर थान के रूप में लपेटने वाला व्यक्ति अलग है। ठीक है, और यहाँ पर फिर फाइनली प्रोडक्ट दुकान पे पहुंच पा रहा है। आप एक इमेज से समझ सकते हैं कि एक कपड़ा निर्माण की जो प्रक्रिया है यहाँ पर कैसे कैसे विभिन्न विभिन्न स्तरों पर कार्य हो रहा है। आगे बढ़ते हैं आप। अब जैसे आप ये तमाम तरह के कार्य देख रहे हैं, ये वाला भी कार्य, ये गांव में धान की कुटाई आप देख रहे होंगे, खेतों में धान काटे जा रहे हैं, थ्रेसिंग से धान यहाँ पर साफ करे जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये पूरा देख पा रहे हैं प्रोसेस, और यहाँ पर कैसे यहाँ पर विक्रय केंद्र में बेचे जा रहे हैं, ये सब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान आपकी जो समाज है, यानी औद्योगिक समाज में हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब जो प्रोडक्शन है इनमें मूविंग असेंबली लाइन का प्रयोग होने लगा है। मूविंग असेंबली लाइन के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 10th को आप जाकर पढ़ लीजिए, क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है मूविंग असेंबली कब विकसित हुई थी। मूविंग असेंबली का विकास जो था, आज आप जो फोर्ड मोटर देखते हैं, अमेरिका की फोर्ड मोटर कंपनी देखते हैं, तो इन्हीं के जो आपके मालिक हैं, जिनके नाम पर फोर्ड मोटर का नाम पड़ा है, हेनरी फोर्ड, तो हेनरी फोर्ड ने ये संकल्पना दी थी मूविंग असेंबली वाली, यानी उत्पादन की जो चेन प्रोडक्शन वाला सिस्टम था उन्हीं ने दिया था कि पूरा एक मूविंग असेंबली लाइन होगी जिसमें हर व्यक्ति अपने अपने लाइन पे खड़ा होगा और उसका वही काम होगा जो उसे बताया गया होगा, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। एक कन्वेयर बेल्ट चल रही होगी, कन्वेयर बेल्ट के जरिए उत्पाद, यानी मान लीजिए कोई कार बनाने वाली कंपनी है तो कार का ढांचा सबसे पहले यहाँ आ जाएगा, अगले नंबर पर इंजन रखा जाएगा, इंजन के बाद यहाँ पर अगले नंबर पर जाकर यहाँ पर इंजन के पहिए लगाए जाएंगे, यानी सब अपनी अपनी असेंबली लाइन में खड़े हैं, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। इससे क्या है, काम की रफ्तार बढ़ जाती है। तो आप देखते होंगे कहीं ना कहीं असेंबली लाइन के आने से जो हमारा प्रोडक्शन है उसमें भी सुधार हुआ है। असेंबली लाइन के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो क्लास 10th में आप जाकर चैप्टर नंबर 5 या 6 में है तो आप वहाँ पर आप ये पढ़ लेना, वहाँ मैंने पढ़ाया है डिटेल में। तो ये ऐसे करके आप देखेंगे हमारे यहाँ पर कुछ सालों में हम देखेंगे जो उदार उत्पादन है और कार्य का विकेंद्रीकरण है, ये भी हमें देखने को मिलता है।
यानी उदार उत्पादन का मतलब क्या, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कार्य विकेंद्रीकृत हो रहा है। कार्य विकेंद्रीकृत का मतलब यही है कि कार्य अब एक जगह ना होकर कार्य जो है कई स्थानों पर हो रहा है और कई स्थानों पर मिलाकर हमारे यहाँ उत्पादन किया जा रहा है। तो नई व्यवस्था में लोग कैसे रोजगार मिल रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, ये सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। यानी आपने जो ऊपर इमेज देखा था कपड़ा उत्पादन वाला, वही कपड़ा उत्पादन को यहाँ समझाया गया है, यानी कैसे करके बिकता है, क्या होता है, वो बताया गया है। तो ऐसे करके आज आपका यहाँ पर पार्ट 1 कवर हो जाता है। आज यहाँ पर आपका जो है पार्ट 1 इसका वीडियो का कवर हो जाता है। आपको अगले दिन यहाँ पर अब आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। और मेरा प्रयास यही है कि आपको ये पूरी मैं करवा दूँ सीरीज। यानी तमाम लोगों के कमेंट मिले थे, सर आपने स्टार्ट करवा के बंद करवा दी। देखिए बंद करवाने का थोड़ा मेरा रीजन नहीं था, लेकिन अब आपको ये कंटिन्यू रूप में आप लोग देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहें। दूसरी बात, आपने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या ये सभी व्यक्तियों को देखना चाहिए? देखिए मेरा मानना यह है कि ज्ञान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी जो समझ है समाज के प्रति वो बढ़ रही है। आप जो राम आहूजा की किताब खरीदने वाले थे जो जीएस पेपर की तैयारी करने के लिए, उससे बेटर ये है बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। यानी आप स्टैंडर्ड बुक तो पढ़ ही लेंगे मेंस के लिए, यूपीएससी मेंस के लिए, उससे पहले आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो दिक्कत क्या है। बेसिक जो अवधारणाएं, संकल्पनाएं हैं, जो परिभाषाएं हैं, उनके बारे में आप जान लेंगे तो दिक्कत क्या है। अब जैसे कुछ लोगों का अगर यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल के रूप में सब्जेक्ट है तो वो लोग नोट्स बना लें, और जिन लोगों का ऑप्शनल नहीं है वो नोट्स ना बनाएं, वो एक बार वीडियो देख लें, समझ लें, उस संकल्पना से जो अवगत हो जाएं, परिचित हो जाएं, ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो कि संयुक्त परिवार कैसे काम कर रहा है, एकल परिवार कैसे काम कर रहा है, ठीक है, प्राथमिक इकाई क्या है हमारी समाज में। ये सब चीज़ें आप आराम से आपके माइंड में क्लियर हो जाएं, तो आप ये सब चीज़ें देख जरूर लें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।